नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, संविधान आदि विषय सम्मिलित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, यहाँ ज्वालामुखी दिए गए हैं और संबंधित राज्य दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, वो स्थिति बतानी है। ज्वालामुखी का नाम है सबनकाया ज्वालामुखी। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू देश में है। आप मैप लेकर देखिएगा पेरू देश कहाँ पर है, आपको याद हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान देश में है। अलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान देश में है। वहीं विसुवियस नेपल्स इटली देश में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका का देश है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। अकांकागुआ अर्जेंटीना देश में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया देश में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको देश में स्थित है। माउंट किनाबालू मलेशिया देश में। मलेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट किनाबालू। माउंट एटना इटली, सिसिली द्वीप पर में माउंट एटना है, इटली, ठीक है। माउंट येरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर माउंट येरिबस है। किलायू द्वीप, देखिए हवाई द्वीप में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू द्वीप है, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, किलायू, ठीक है। आइए कुछ विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। जापान का औद्योगिक क्षेत्र का क्या नाम है? देखिए, जापान में किनकी औद्योगिक क्षेत्र है? नगोया औद्योगिक क्षेत्र है, ओसाका, ये जापान में स्थित है। किनकी? नगोया, ओसाका। मिलान करने आता है ना, किनकी किस देश में है? जापान में। वहीं चीन में का औद्योगिक क्षेत्र कैंटन, प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? कैंटन है। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। ब्राजील का और औद्योगिक क्षेत्र बेलो हॉरिजॉन्टले। कनाडा का ओंटेरियो, कागज उद्योग है ओंटेरियो, कनाडा का ओंटेरियो है। अमेरिका का टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, टायर, कार उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर, कृषि मशीनरी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यूएसए में टेक्सास और डेट्रॉइट औद्योगिक क्षेत्र है। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा हो गई है। आइए कुछ संगठन है अंतर्राष्ट्रीय और उनके मुख्यालय पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कहाँ है? लंदन। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में स्थित है, इसका मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन काठमांडू में स्थित है। WTO विश्व व्यापार संगठन जनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वियना में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है। आइए कुछ संविधान के प्रश्न अनुच्छेद पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 3 में क्या विशेष बातें हैं। संविधान के 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम के परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 253 पर चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। तो राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है संसद को, जो कि किस मामले में? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मामले में, तो यह अनुच्छेद 253 यह शक्ति प्रदान करता है संसद को। एक बार और देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना। राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, संसद नहीं बनाती है, केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन 253 यह शक्ति देता है किस मामले में? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए। वहीं अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 320 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात करता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। वहीं संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया। किसमें वर्णन किया है? अनुच्छेद 368 में।
आइए थोड़ा सा हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी। इसकी व्याख्या जरा देख लीजिए। बटलर समिति 1927 में गठन किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सरकार तथा भारतीय रियासतों के भी संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के आर्थिक तथा वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नौसेना एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां तक अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है। आईएएस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल कॉन्फ्रेंस भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय की आधिकारिक किस सन में हुआ? तो 1947 में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से हुआ था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य करना होना पड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इन समस्याओं को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा तथा उनसे अनुरोध किया कि वे भारत संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले, संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ था। पटेल जी ने ये काम किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राज्य का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आइए, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल नहीं हुए थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर नहीं हुए थे। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन सही है, बी। जम्मू कश्मीर का भारत में का अभिन्न अंग कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को, आज़ादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ कर दिया था। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। सी ऑप्शन देखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने रखी थी। देखिए, देख लीजिए व्याख्या। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला पहाड़ी राज्यों को एक संघ बना दिया जिसे पेप्सू कहा गया। आइए, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते पर का पक्षधर था? हैदराबाद स्टैंड स्टिल का पक्षधर था। ठीक है, हैदराबाद यथावत स्टैंड स्टिल समझौता
27 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, जिसका समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आइए द्वितीय प्रश्न है पाकिस्तान की मांग जो हुई थी, इस पर प्रश्न करते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। चौधरी रहमत अली का नाम आता है, डी ऑप्शन सही है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। आइए, पाकिस्तान के अलगाव राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने यह नेतृत्व किया था। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हो जाता है। 23 मार्च 1940 की बात है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माना था? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसका उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर ऑक्सबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। जिन्ना के इन राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता के कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू जी ने जिन्ना जी को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कह दिया। कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्त किया था, किसने किया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 में उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू एक राष्ट्रवाद भक्त हैं तथा जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। मोहम्मद इकबाल का यह स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो दो राष्ट्र का सिद्धांत के समर्थक थे जिन्ना जी, बिल्कुल सही। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जिन्ना जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी सही। सदैव डायरी रखते थे, यह गलत है। तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? निश्चित अभिव्यक्ति 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। 1940 में जिन्ना अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दे रहा है। एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति, प्रथम बार। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने यह किया था, पृथक देश पाकिस्तान की बात की थी। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार